सबकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। बालकनाथ जी महाराज की राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री बोल तो दिए भाई, ये मुख्यमंत्री वाला काम छोड़ो, तुम अपना घर संभालो। देखिए, मंच के माध्यम से इस प्रकार की बातें ना कही जाएं। ये तो हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता बनकर काम करें। बैठ जाओ ना जी, आप बैठो। ना ना ना, बैठो बैठो बैठो, बस। विश्व स्वरूपम जगदीश स्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्त नाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। बोलिए भारत माता की। बाबा उबन सिंह जी और श्री खड़ेश्वरी जी महाराज की तपोभूमि को मैं नमन करता हूं। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती श्री संतोष अहलावत जी के इस विजय श्री की यात्रा में आज हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे बीच में हमारे हरियाणा से पूर्व मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी यहां पर विराजमान है, जो कि सबका पतरा अपने पास में रखते हैं। सबकी कुंडली मिल जाएगी इनके पास में भाई। उपस्थित हमारे बीच में भरतपुर से हमारी सांसद महोदय श्रीमती रंजीता कोहली जी, हमारे पूर्व विधायक, अभी तो वर्तमान ही है भाई, पूर्व तो कैसे हो सकते हैं, हमारे वर्तमान विधायक और सबके प्रति प्रेम और भाव और सेवा का भाव रखने वाले ऐसे हमारे सुभाष पुनिया जी, उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि जो सिर्फ कमल का फूल देखते हैं, पार्टी को देखते हैं और पार्टी के साथ में कार्यकर्ता की भांति लग जाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री पुष्पा गुप्ता जी, चेयरमैन सूरजगढ़, बलवान सिंह प्रधान जी सूरजगढ़, सतीश गजराज जी जेडपीएस, सेवाराम जी गुप्ता, शीश राम दास जी महाराज, नीता यादव जी, पवन मांडोडिया जी जो कि जिला अध्यक्ष है हमारे, और मंचासीन उपस्थित सभी हमारे बहरोड से पधारी हैं, सानू राजकुमार जी भी हैं और सभी हमारे कार्यकर्तागण यहाँ पर विराजमान हैं, नेतागण विराजमान हैं। आपकी सबकी सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सामने जनता जनार्दन जिसमें बुजुर्ग युवा साथी भी सब यहां पर विराजमान है, आपकी भी सादर उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, चुनाव विधानसभा का है और ऐसे वक्त पर यह चुनाव जो इस कांग्रेस सरकार जो 2018 से बनी है, ऐसा वक्त जो आज राजस्थान की जनता देख रही है, पिछले 5 वर्षों से राजस्थान की जनता भुगत रही है, ऐसी सरकार कभी आप लोगों ने देखी क्या? कभी भी देखी हो तो, क्योंकि बुजुर्ग सामने बैठे हैं, इस प्रकार का खुला तांडव कभी नहीं हुआ। मेरी तो इतनी आयु नहीं है, राजनीतिक आयु भी कम है, वैसे भी कम है, 4.5 साल पौने 5 साल की पूरी उम्र हुई है राजनीति के अंदर। लेकिन आप सब बुजुर्गों ने जो मुझे बताया, ऐसा शासन नहीं हुआ कभी। यहां पर बैठे हमारे इस पूरे विधानसभा के सभी मतदाता बंधु हमारे यहां पर आए हैं। आप सब लोग बातों को सुन रहे हैं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें गली गली तक, धानी धानी तक पहुंचेंगी। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव जो आज वर्तमान में राजस्थान में हो रहा है, चुनाव हर 5 वर्ष में होता है विधानसभा लोकसभा का, लेकिन ये चुनाव जो वर्तमान समय में है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है।
चुनाव हमारा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते नातों का चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत भावना इस प्रकार का चुनाव नहीं है। यह चुनाव है देश को आने वाले समय पर हम किस दिशा की ओर लेके जाना चाहते हैं। यह चुनाव है कि आने वाले समय पर हमारा देश, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की वो सभी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरे, उस प्रकार से हम कैसे देश को आगे बढ़ाते हैं, ये उसके निर्णय का चुनाव है। इसलिए मेरे मतदाता बंधुओं, इस चुनाव को व्यक्तिगत बिल्कुल भी ना लें। ये चुनाव केवल और केवल अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने। याद है ना वो समय, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि कैसे आजादी की संघर्ष की लड़ाइयां चली, आंदोलन हुए, देश में एक माहौल था, एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य देश का पूरा हुआ। उसी भांति आज देश में एक नेता ऐसा आया है जिसकी भावना, जिसका उद्देश्य, जिसका लगन केवल और केवल देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना और देश की उन्नति के लिए जीना और मरना। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि आओ मेरे साथ चलो, आप मुझे हिम्मत दो, सहारा दो। यह मेरा वादा है देश के लोगों से कि 2047 तक हम देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो इसलिए बंधुओं, ये चुनाव ठीक उसी भक्ति भावना का है, उसी राष्ट्र प्रेम की भावना का है। इस चुनाव में हमारे निर्णय से आने वाले समय पर देश को जो गति मिली है उसको और ताकत मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हौसले मजबूत होंगे और निश्चित रूप से देश के 140 करोड़ लोग मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारे शहीदों का सपना पूरा करेंगे, हमारे बुजुर्गों की आशाओं को पूरा करेंगे। इस देश को विकसित बनाने का सब लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए चुनाव को व्यक्तिगत ना लें। हम सुनते आए हैं कि वोट देना हमारा अधिकार है और यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारे पास में। इसीलिए हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता है। वोट हमारे अधिकार, हम किसी को मर्जी दें, किसी को ना दें, यह हमारी इच्छा है। लेकिन कभी इस बात पर विचार किया है क्या आपने कि वोट जितना बड़ा हमारा अधिकार है उससे कईयों गुना बड़ी हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रति। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे वोट के माध्यम से कैसे देश आगे बढ़े, कैसी सरकार बने। हम तो अच्छा ही सोचकर वोट देते हैं, विश्वास कर वोट देते हैं, लेकिन आपने आजादी से लेकर अब वर्तमान समय तक कांग्रेस को बहुत बार देख चुके हैं। कितनी बार देखेंगे? या किसान बैठे हैं, पूरी सभा में एक एक व्यक्ति किसान है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसानी नहीं करता हो। आपसे इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला, 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही। क्या कोई किसान अपनी धरती माता पर खड़ा होकर इस कांग्रेस को वोट देने का मन उसका करता है क्या किसी का? अगर वो ईमानदारी से, सच्चाई से इस बात का चिंतन और मनन करे कि एक राजनीतिक पार्टी किसानों के बीच में आकर झूठ बोलती है, धोखा करती किसानों से, क्या किसान उसको वोट देगा? क्या युवा उसको वोट देगा? हमने तो विश्वास में आकर वोट दिया था, लेकिन बार बार ये कांग्रेस वही काम करती है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि देश का किसान, देश का गरीब, देश का युवा आगे बढ़े। इनकी मानसिकता ठीक उसी प्रकार से है कि लोगों को पिछड़ा रखो, गरीब रखो, लोग आशावादी बनकर रहे। नेताजी गांव में आएंगे, गांव में कहेंगे
कि भाई लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, हल्दी ले लो, लूण ले लो, मिर्च ले लो, तेल ले लो, 100 यूनिट बिजली की ले लो। अरे इतना भोला समझा है कि हमारे किसानों को, हमारे राजस्थान की जनता को? ये वो भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है जो आज चांद पर तिरंगा लहराता है। ये वो भारत है आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। ये वो भारत है कि जो आज इतनी ताकत रखता है कि देश के दुश्मन यहां आकर किसी प्रकार से भी कोई हमारे देश के लोगों को हानि पहुंचाने का अगर काम करते हैं तो हमारे जवान वहां जाकर उनकी छाती में खंजर ठोक के आते हैं। ये तो वीरों की भूमि हमारी पूरी। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन सब बातों को? तो ये ऐसी कांग्रेस, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वोट का ही तो कमाल हुआ है। हमने विश्वास कर इन पर वोट दिया और इनके वोट के कारण आज राजस्थान को जो अपमानित लज्जा का सामना करना पड़ा पूरे विश्व के सामने, इन कांग्रेस के कारण राजस्थान का युवा दर दर की ठोकरें खाता है। एक नहीं 17-18 बार पेपर लीक होता है, पेपर बेच के खा गए कांग्रेस के लोग। इस कांग्रेस के कारण राजस्थान में जिस प्रकार से गुंडागर्दी चली है, फिरौती मांगी जाती है, वसूली की जाती है, और इनके विधायकों के द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करना, खनन पर कब्जा करना, ये सरेआम हमको देखने को सुनने को मिलता है। ये कोई राजस्थान में रामविलास जी कभी ऐसा होता था क्या कि यहां पर सरेआम बाजार में फायरिंग होती है, व्यापारियों को धमकी मिलती है, और तो और आपस में गैंगवारी, गुंडे मवाली भी करने लग गए हैं कि राजस्थान में राज कौन करेगा। उनमें भी आपस में रोज गैंगवार की घटनाएं हमको सुनने को मिलती हैं। यह स्थिति किसके कारण हुई? कांग्रेस के कारण। भ्रष्टाचार की सीमाओं को लांघ गई। उसी के साथ में हर क्षेत्र के अंदर जहां पर महिलाओं की बात करेंगे तो नंबर 1 है राजस्थान महिलाओं के साथ बलात्कार की, छेड़छाड़ की घटनाओं में। ये राजस्थान के अंदर ऐसा हो, हम राजस्थान वासियों को जिस प्रकार से अपमानित इस कांग्रेस शासन में होने का ये जो हमको देखना पड़ा है कि राजस्थान में भीलवाड़ा के अंदर एक बच्ची को, 11 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, डंडों से पीटा जाता है, मारा जाता है, नहीं मरती है तो जिंदा भट्टी में जला दिया जाता है। ऐसी घटना राजस्थान क्या सहेगा? जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस। ये ठीक वही समय हो गया है, इस प्रकार का शासन हो गया जिस प्रकार का एक समय पर महाभारत के समय हुआ पर था। उस समय पर भी अधर्म का शासन था। सत्ता के लोभी सत्ता पर बैठना चाहते थे, सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, और उनके कारण जिस प्रकार से अधर्म का शासन हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। आज राजस्थान में भी भीलवाड़ा के अंदर एक हमारी बहन को निर्वस्त्र करके सरेआम बाजार में घुमाया जाता है। ये ऐसा अधर्म का शासन राजस्थान में है। इसलिए बंधुओं, हर जगह पर देख लो तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठाओं को पार किया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व त्योहारों पर फतवे जारी होते हैं, धारा 144 लगाई जाती है कि आपकी यात्रा नहीं निकलेगी, और उधर उदयपुर में पीएफआई को परमिशन दी जाती है कि आप निकालो यात्रा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कन्हैया की मृत्यु, कन्हैया की दर्दनाक हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े उसका गला रेंग दिया जाता है, उसको मुआवजा देने तक ये सरकार आ नहीं बढ़ती है, न्याय देने तक की ये काम नहीं करती है। और उधर गौ तस्कर हमारे पड़ोस के अंदर हरियाणा में कहीं मारा जाता है, उसके घर जाके मुख्यमंत्री 25 लाख की घोषणा करते हैं। उधर जयपुर के अंदर रोड एक्सीडेंट में मुस्लिम समाज का एक युवक मर जाता है, आपस में दोनों मुस्लिम होते हैं। उसके बाद बाजार के अंदर जिस प्रकार से बाजार के व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, उसी दिन शाम को गहलोत जी उस मरने वाले व्यक्ति को 50 लाख का मुआवजा घोषित करते हैं। यह है गहलोत की रीति और नीति। आपके यहां भी बहुत घटनाएं हुई होंगी।
आदरणीय रमला जी, हमारी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरांगनाएं मुख्यमंत्री आवास पर बैठी रही धरने पर, सरकार ने कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस को ऑर्डर देकर उनको घसीट कर जंगल में छोड़ के आए, उनको तो मुआवजा देने की बात नहीं। और उधर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली यह सरकार जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करती है, वो किसी से छुपा नहीं है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री के आवास से, सचिवालय से ऑर्डर आया है। हमने सुना, अखबार में भी देखा, सोशल मीडिया पर भी देखा, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर कहा कि मुस्लिम भाइयों के त्योहार का, रमजान का महीना है, वहां पर लाइट की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा सुचारू रखी जाए। मेरी नजर में जो मुख्यमंत्री आवास है, इस प्रकार के जो फतवे जारी करते हैं, ये जो मुख्यमंत्री आवास नहीं हुआ है, ये तो फतवा हाउस बन चुका है आज के समय पर। ये तो फतवे जारी होते हैं यहां से हमारे लिए। इसलिए वोट है ये, हमारे थोड़े से वोट की चूक के कारण आज ये परिस्थिति राजस्थान में बनी है। और एक तरफ हमारा वोट 2014 में दिया, 2019 में दिया, हमने सोच समझकर वोट दिया। और उस वोट की ताकत देखिए, 500 सालों से हमारा देश का नागरिक, हमारा सनातन धर्मी भगवान राम के लिए मरता था, जीता था कि राम मंदिर बने, राम मंदिर बने। और ये भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेकर देश के लोगों के बीच में गई, देश के लोगों ने वो ताकत दी। और जैसे ही आपकी ताकत पूरी मजबूती में आई, तो आपके सामने आपकी वोट की ताकत से राम मंदिर भी बनने जा रहा है। और आने वाली 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने आसन पर। यह आपके वोट की ताकत है, यह आपके वोट की ताकत है कि आपके वोट से धारा 370 टूटती है। देश में करोड़ों माताओं बहनों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचता है, शौचालय बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, राशन पहुंचता है। और आज पूरी दुनिया भारत का सम्मान करती है, पूरी दुनिया भारत की ओर इस कदर देखती है कि ये भारत ही है, ये भारत की संस्कृति ही है जो देश को, पूरी दुनिया को आगे लेकर बढ़ सकती है, सबको एक सम्मान के साथ में, एक परिवार के साथ में लेकर बढ़ सकती है। ये आपके वोट के कारण हुआ है। इसलिए चुनाव में कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये चुनाव केवल और केवल राजस्थान के विकास को आगे ले जाने वाला चुनाव है, हमारे देश को आगे विकास के पथ पर गति देने वाला चुनाव है। और इस चुनाव के साथ में हम जुड़कर, मोदी जी के साथ मिलकर हम भी यह संकल्प लें कि हमारा यह जीवन हमारे देश के लिए समर्पित है। उस समय जो लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, तो उस समय देश के मरने की आवश्यकता थी, आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम अपना पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और देश के लिए काम करें, ताकि आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा साथी, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इस भाव से इस चुनाव को लेते हुए, इस चुनाव में एक एक भाई से मैं निवेदन करूंगा, आप इस सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आपसे कहना चाहूंगा, इस सभा के बाद में जहां जहां भी जिस स्थान पर जाएं, जिस गांव में भी जाएं, जिस विधानसभा में भी जाएं, ये चुनाव देश के लिए लड़ा जा रहा है, देश के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। राजस्थान में बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के लिए लड़ा जा रहा है, युवा साथियों के सपनों के लिए लड़ा जा रहा है, किसानों की उम्मीदों के लिए लड़ा जा रहा है। ये चुनाव उज्जवल भविष्य हमारे राजस्थान का हो। और जिस प्रकार से सूरजगढ़ ये विधानसभा है, यहां से सूरज निकलना चाहिए, कमल खिलना चाहिए और आने वाले समय पर राजस्थान का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने वाला विकास का कार्य 2047 तक हमें रुकना नहीं है। और देश को विकसित राष्ट्र बनाने तक ये हमारा संकल्प रहना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, ऐसे संगठन के साथ मिलकर, जो देश हित की भावना के साथ में, देश के विकास की भावना के साथ में कार्य करते हैं, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, देश का हित मानकर इन सब बातों को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नहीं, ये देश को समर्पित रहने वाला चुनाव है और आने वाले चुनाव भी देश के समर्पित रहने वाले हों, ऐसा संकल्प हम यहां से लेकर आगे बढ़े। और पुनः मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, भाई थारी कोई जानकारी तिजारा में भी होगी है? सेके
और थारी कोई जानकारी कोई पड़ोस की विधानसभा में भी होगी सह कौन्या सह सारी जानकारियां काट लियो, सारा फोन कर दियो, कदे ना करो। माने भी बोल लिया थार ली भाषा, मैं भी अठे रेवड़ा सा थार पड़ोस में हनुमानगढ़ में तो रहता, क्यों जी अठारह अठारह की भाषा में कोई खास फर्क तो कोनी नहीं है, एकदम फिट है नहीं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जहां भी संपर्क है, जिनसे भी संपर्क है, सबसे बात करो और कमल का फूल खिलाओ। ये कमल के फूल पर बैठकर भारत माता निश्चित रूप से आने वाले समय पर एक विकसित राष्ट्र बने, ऐसा संकल्प और ऐसी आशा हम सब की होनी चाहिए। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हम 15-20 मिनट लेट हो चुके हैं और मेरा पूरा निवेदन है कि हमारा आना सार्थक हो और हमारी बड़ी बहन जी श्री सभी बैठे रहे, एक बार संतोष अहलावत जी विजयी सभी हो, बैठे रहे। ऐसा आशीर्वाद जनता जनार्दन से मैं मांगना चाहता हूं। आशीर्वाद देंगे दोनों हाथों से, सभी बैठे रहे, अभी काफी कार्यक्रम चलेगा। दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर इनको विजयी बनाने का आशीर्वाद दें और मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, बोलो भारत माता की। धन्यवाद।